एक छोटे से गांव धनपुर में नंदू नाम का एक मेहनती पर गरीब किसान अपनी पत्नी निशा और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन रात खेतों में पसीना बहाने के बावजूद उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। गांव के अमीर सेठ शिवलाल का कर्ज उन पर लगातार बढ़ रहा था और गरीबी उन्हें घिरे हुए थी। अब तो हिम्मत जवाब दे रही है जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। चारों ओर सिर्फ निराशा ही दिखती है। पिछले कई महीनों से खेत की मिट्टी रूखी और बंजर हो गई है। उसमें बीज बोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फसल उगने का नाम ही नहीं लेती। मजदूरी के लिए काम नहीं मिलता और बच्चे भूखे हैं। नंदू ने उदास होकर कहा, घबराओ मत निशा। मुझे पता है कि अभी हालात मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस बात पर विश्वास रखो कि भगवान ने हमें मेहनत करने की शक्ति दी है। ये शक्ति ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। निशा ने सांत्वना दी। परिस्थिति को देखते हुए मैंने ये निश्चित किया है कि मैं कल अवश्य गांव जाऊंगी। वहां मुझे इस कठिन परिस्थिति से निकलने का कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाएगा। अगली सुबह निशा ने गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत स्वभाव के संत को देखा। निशा ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। ये अटल सत्य है। जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना कठिन परिश्रम के हासिल नहीं होती। लगन और प्रयास ही वो नींव हैं जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम और तुम्हारे पति मिलकर काम करो। निशा ने कहा, पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। संत ने पास बंधे एक शक्तिशाली बैल की ओर इशारा किया और बोले, ये बैल अब से तुम्हारा हुआ। इसका सही इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। निशा को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने संत का धन्यवाद किया और बैल लेकर घर लौट आई। नंदू ने पूछा, ये बैल कहाँ से लाई हो निशा? एक संत बाबा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी किस्मत बदल सकता है। बैल लेकर हम क्या करेंगे? निशा ने तुरंत जवाब दिया, हम इसका इस्तेमाल करके अनाज ढोने का काम कर सकते हैं। हम आसपास के किसानों का अनाज मंडी तक पहुंचाएंगे। इससे कुछ कमाई हो सकती है। अगले ही दिन उन्होंने गांव के छोटे किसानों से बात की। उनका अनाज बैलगाड़ी में लादा और मंडी तक पहुंचाया। उनकी ईमानदारी और बैल की ताकत से उनका अनाज ढुलाई का कारोबार धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। उनके घर में अब चूल्हा जलने लगा था और वे कर्ज चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। गांव का लालची सेठ शिवलाल ये सब देखकर जल भुन गया। वो नहीं चाहता था कि कोई गरीब किसान उसकी पकड़ से बाहर निकले। ये नंदू तो दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। उसकी प्रगति मेरी आंखों में खटक रही है। अगर उसने समय पर अपना कर्ज चुका दिया तो मेरा मोटा और आकर्षक ब्याज मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये मेरे लिए एक बड़ा नुकसान होगा। किसी भी कीमत पर मुझे इस स्थिति को रोकना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका ये सिलसिला आगे न बढ़ पाए। मालिक, इसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा इसका बैल है। बिल्कुल, अगर बैल ही ना रहे तो इसका काम ठप हो जाएगा। जाओ, आज रात बैल चुरा लाओ। रात के अंधेरे में मंगल और उसका साथी दबे पांव नंदू के आंगन में घुसे। उन्होंने बैल को चुपचाप खोल लिया, पर तभी निशा को आहट हुई और उसकी नींद खुल गई। नंदू, चोर! चोर घबरा गए और बैल छोड़कर भाग गए। नंदू और निशा ने अगले दिन गांव के मुखिया को शिकायत की। मुखिया सेठ शिवलाल का दोस्त था, इसलिए उसने सबूत न होने का बहाना बनाकर कोई कार्रवाई नहीं की। नंदू और निशा अब रात को बैल की रखवाली के लिए आंगन में ही सोने लगे। कुछ दिन बाद नंदू अनाज लेकर मंडी गया। सेठ शिवलाल वहीं घात लगाए बैठा था। उसने नंदू को रोका और कहा, नंदू भाई, सुना है तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे अपना सारा अनाज बेचना चाहोगे? बिल्कुल हुजूर, क्या कीमत देंगे? मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, पर एक शर्त है,
तुम अनाज जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? नंदू भोलेपन में झट से मान गया। जी हुजूर, मंजूर है। सेठ ने 200 रुपए दिए और कहा, अनाज यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसे ही नंदू ने बैलगाड़ी से अनाज उतारना चाहा, सेठ गुर्राया। रुक जाओ, क्या तुम्हें शर्त याद नहीं? अनाज जिस हालत में है उस हालत में बेचना था। अनाज, बैलगाड़ी और तुम्हारा बैल सब मेरे हुए। नंदू के होश उड़ गए। उसने बहुत मिन्नतें की, पर सेठ नहीं माना। रोता हुआ नंदू घर लौटा और उसने सारी बात निशा को बताई। निशा ने कहा, घबराओ मत, अब मैं देखूंगी। भगवान देर करते हैं पर अधेर नहीं। अगले दिन निशा ने नंदू से 200 रुपए लिए और एक दूसरा कमजोर बैल खरीद कर लाई और बैलगाड़ी में अनाज भरकर मंडी की ओर चल दी। मंडी में सेठ शिवलाल ने निशा को देखकर सोचा, वाह, आज फिर शिकार हाथ लगा। आज एक और बैल मेरा होगा। सेठ ने निशा से अनाज का दाम पूछा। निशा ने कहा, 200 रुपए लूंगी मालिक, पर मेरी एक शर्त है। मैं आपको अनाज जिस हालत में है उस हालत में बेचूंगी, पर आप मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। सेठ अपनी चालाकी में अंधा होकर मन ही मन हंसा और बोला, ठीक है, शर्त मंजूर है। निशा चुपचाप सेठ के पीछे पीछे उसके घर पहुंची। सेठ ने कहा, अब अनाज और बैलगाड़ी यहीं छोड़ दो और जाओ। निशा ने कहा, हुजूर, मैंने अपना सौदा पूरा कर दिया, अब आप अपनी कीमत दीजिए। निशा ने अचानक चिल्लाकर कहा, ठहरिए सेठ जी, सौदा क्या हुआ था? आपने कहा था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। उस समय पैसे आपकी धोती में थे और आपकी धोती आपकी टांग से बंधी थी। शर्त के अनुसार पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग भी काट कर मुझे देनी होगी। सेठ के होश उड़ गए। वो डरकर कांपने लगा। वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सेठ की धूर्तता और नंदू के साथ हुए अन्याय की बात की। भीड़ ने कहा, कल तुमने गरीब किसान का बैल इसी शर्त पर लिया था, आज तुम्हें अपनी टांग देनी होगी। सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, टांग के बदले मैं तुम्हें दोनों बैल, सारा अनाज और 50,000 रुपए देने को तैयार हूं। बस लोगों को शांत कराओ। सरपंच, जो इस बार भीड़ और न्याय के डर से सही फैसला लेना चाहता था, सेठ, कसूर तुम्हारा है। या तो टांग दो या 50,000 रुपए, जो ये स्त्री मांगे। मजबूरन सेठ को निशा को 50,000 रुपए और उनके दोनों बैल देने पड़े। निशा खुशी खुशी घर लौटी और अपने पति को सारी बात बताई। निशा की समझदारी और हिम्मत ने उन्हें गरीबी से बाहर निकाल दिया और उन्हें गांव में एक सम्मानित और खुशहाल जीवन मिला।